हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों लोग? आप लोग अच्छे हो? चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन के बारे में। देखो बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की और मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का ओनली एक सिंगल पर्पज़ है, रेट ऑफ चेंज निकालना। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम यूज में लेते हैं बेटा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और आज हम बात करते हैं बेटा इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इसका मतलब क्या है और इसका यूज क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, आफ्टर देन फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ना इंटीग्रेशन के बारे में समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन काम क्या आता है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। लेट से मैं बोल देता हूँ, ये आपको कोई भी एक सर्किल गिवन है, इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा अपना पाई आर स्क्वायर। क्लियर? या मैं ऐसे बोल दूं कि आपको ये कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ है बेटा l, इसकी ब्रेथ है b, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल डेट इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। या मैं ऐसे बोल देता हूँ कि आपको बेटा ये कोई भी एक स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड है a, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, साइड स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा अपना, साइड स्क्वायर। क्लियर? कि अगर आपको कोई सर्किल गिवन है जिसका रेडियस r है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल है तो एल बी होगा। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एरिया का फॉर्मूला आया कैसे होगा? क्लियर? या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता हूँ कि अब आपको बेटा ये कोई भी एक ज्योमेट्री गिवन है, ठीक है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ रेगुलर ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो इनका एरिया तो आपको ऑलरेडी नोन है, इसका एरिया तो आपको डायरेक्टली पता है। बट मैं जैसे ही इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज पे चला जाता हूँ कि आपको कोई भी रैंडम ऐसे ज्योमेट्री दी हुई है और इनका अगर मैं एरिया पूछता हूँ तो इनका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। बात आ रही है समझ में कि इनका तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप कोई भी ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट कर पाओ। तो यहां पर इन ज्योमेट्रीज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो टूल हम यूज में लेते हैं, दैट टूल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि अगर मुझे कोई भी ज्योमेट्री का कि इनका एरिया जो कैलकुलेट हुआ होगा, या मैं इन इरेगुलर ज्योमेट्रीज के एरिया की बात करूं, तो इन सभी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो टूल हम यूज में लेते हैं, उस टूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। उस टूल को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, या मैं ऐसे बोल दूं कि देखो बेटा, इंटीग्रेशन इज अ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसका रिवर्स है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वाला टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। Reverse of differentiation is called integration and it is used to calculate area of geometries or graph। कि आपको कोई भी ऐसे ग्राफ गिवन है और आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए जो टूल हम यूज में लेंगे, दैट टूल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बात आ रही है समझ में कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दो मैथमेटिकल टूल हैं। डिफरेंशिएशन हमारा काम आता है बेटा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने में, और इंटीग्रेशन हमारा काम आता है एरिया कैलकुलेट करने में, और दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। दैट मीन्स जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट हैं उनके रिवर्स इंटीग्रेशन के रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक अनोदर टूल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके फिजिक्स में, वही हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा इंटीग्रेशन की, कि कैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और कैसे हमारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे होते हैं। क्लियर? तो देखो बेटा,
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कॉपी करना है, ओनली बस समझने का इतना सा है कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ज्योमेट्री और ग्राफ्स। It is used to calculate the areas of geometry or graph. ठीक है, that tool is called integration and the symbol of integration is this one। ये हमारा जो साइन है ये बताता है बेटा इंटीग्रेशन को कि हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए क्या था, d/dx और d/dt और d/du या कोई भी अल्फाबेट जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, और ये वाला साइन हमारा किसका होता है, इंटीग्रेशन का। तो देखो बेटा वही डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस है, वही कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, उन स्टैंडर्ड फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे, उन स्टैंडर्ड फार्मूलाज के बेसिस पर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? तो देखो बेटा स्टैंडर्ड फार्मूलाज, हेडिंग डाल लो आप स्टैंडर्ड फार्मूलाज कि क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला होंगे जो हमारे इस इंटीग्रेशन में काम में आने वाले हैं। क्लियर? तो देखो बेटा फर्स्ट वही यहाँ पर x की पावर n dx, इसका डिनोटेशन समझ लो कि यहाँ पर देखो बेटा डिफरेंशिएशन में लिखते थे d/dx, अब y का कर रहे हैं तो y आ जाता था, तो ये होता था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर जो dx में है यहाँ x आ रहा है तो ये बताता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अरे बात समझ में, यहाँ था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u। इन सेम वे that is a differentiation with respect to x, that is a differentiation with respect to t, and that is a differentiation with respect to p। जो भी अल्फाबेट लिख रहे हैं हम डी के साथ, ये बता रहा है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू पी। ये डिफरेंशिएशन था। क्लियर? ये तो रीड करने का तरीका हो गया। अब हम इंटीग्रेशन कर किसका रहे हैं, एक्स की पावर एन का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट। एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं ये भी हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला होगा x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इन सेम वे यहाँ x की जगह हमने t लिख दिया है, तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। या मैं p के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ p की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। क्लियर? कि x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, t की पावर n का क्या होगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1, p की पावर n का क्या होगा, p की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इस तरीके से हम बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और मोस्टली काम में यही आने वाला है जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में काम आ रहा था। मोस्टली आएगा, हमेशा नहीं आएगा, और भी फार्मूला हमें पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आलस कर जाओ एक ही फार्मूला याद रखो, सारे फार्मूला हमें याद रखने हैं, क्योंकि अब नीट में 180 में से 180 भी स्कोर होता है, तो 180 में अगर 180 स्कोर करना है तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर? अगर आपको एम्स दिल्ली टारगेट है तो उसके लिए आपको सब कुछ अच्छे से समझना होगा और सारा कुछ कॉन्सेप्ट लॉजिकल है, वेल एक्सप्लेन्ड है। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाउट पूछ सकते हो।
ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं बेटा एग्जाम्पल कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है x की पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन x³ dx, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ n की जगह क्या आ गया है 3, तो क्या लिखोगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, डेट मीन x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेट कर दिया तो ये साइन नहीं लिखना है, कुछ बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया जब भी साइन लगाए जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो साइन यहाँ पर नहीं बनाना है। तो x³ dx क्या हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। क्लियर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 अपॉन x की पावर 5 dx। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा x की पावर -5 dx, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -5, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और ये सॉल्व करने पे क्या आएगा x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 को क्या लिखोगे x की पावर -5 dx, और ये क्या आएगा x की पावर -4 अपॉन -4। लॉजिक आ रहा है समझ में कि सिंपल सा है। फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर n डेट इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये वाली चीज आप कॉपी कर लो, फिर इस पर और नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। कर लिया कॉपी। देखो बेटा अगर मैं इसका सेकंड फार्मूला बनाता हूँ यहाँ पर, तो इसका अपना सेकंड फार्मूला बनेगा। लेट से आपको गिवन है बेटा u dx u प्लस v dx, दो फंक्शन को ऐड कर रखा है, दो फंक्शन को क्या कर रखा है ऐड कर रखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले u को सेपरेट किया प्लस v को सेपरेट किया, u प्लस वी डी एक्स क्या हो जाएगा u dx प्लस v dx, दोनों को आप सेपरेटली लिख सकते हो। या मैं ऐसे बोल दूं आपको दिया हुआ है बेटा u माइनस वी डी एक्स, तो आप इनको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। ये क्या होगा इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि अगर एडिशन में दिया है तो सेपरेट कर लिया, और अगर सब्सट्रैक्शन में दिया है तो भी हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। देखो बेटा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, इन आइडेंटिटीज पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x² प्लस 1 अपॉन x² dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है x² प्लस 1 अपॉन x² dx। क्लियर। तो देखो बेटा अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 1 अपॉन x² dx। दोनों को क्या कर लोगे सेपरेट कर लोगे। अभी बताया ना u प्लस v है तो क्या करना है u को अलग कर लेना है और v को अलग कर लेना है। इन सेम वे यहाँ पर दोनों को हमने क्या कर लिया बेटा सेपरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन x² dx प्लस x की पावर -2 dx। क्लियर। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर, कि हमने फॉर्मूला लगा दिया और प्लस में क्या आ गया c। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आया x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर -1 अपॉन -1। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको एडिशन में दिया है तो सेपरेट कर लो, सब्सट्रैक्शन में दिया है तो सेपरेट कर लो, और दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला का लॉजिक भी समझ में आ रहा है, वही सेम डिफरेंशिएशन वाली बात है। क्लियर, तो ये आप कॉपी कर लो।
ये कंप्लीट आप कॉपी कर लो। चलो अगले फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? देखो बेटा, फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। लेट से आपको गिवन है ओनली इंटीग्रेशन dx। ये समझ लेना, ये भी काफ़ी कंफ्यूज करता है। आपको ओनली गिवन है इंटीग्रेशन dx, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो बेटा, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स, बिकॉज 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो 1 इंटू डी एक्स। अगर 1 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में पूछता तो क्या होता? 0, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 डी एक्स। 1 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0 डी एक्स। भाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो ये क्या बन गया? x की पावर n बन गया। इसको क्या लिखोगे? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेट मीन्स क्या आ गया? x प्लस में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा अपना? x प्लस c। ठीक है, कि इसको लिख सकते हो 1 डॉट डी एक्स, 1 को लिखोगे x की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? x प्लस c आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अगला, जैसे अगर मैं लिखता इसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते बेटा? 1 डॉट डी टी। 1 को क्या लिखते हैं? टी की पावर 0 डी टी। तो ये क्या बनता है? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आता है आपका टी प्लस सी। वही सेम कहानी है कि जो dx है वही dt की तरह हो गया। बता रही है समझ में? कि सिंपल सा लॉजिक है, उसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं इस पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो बेटा आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो यहाँ पर 5 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये क्या रह जाएगा अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या आया? x। तो आंसर क्या होगा? 5x प्लस सी। बात आ रही है समझ में? कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, जैसे अगर मैं इसे 6 फॉर्मूला बनाता हूँ, इंटीग्रेशन a dx है, इसको आप a dx लिख सकते हो, और ये इसका dx का क्या होगा? x होगा। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। क्लियर? कि इंटीग्रेशन a dx है, a तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx, और dx का क्या होगा? x। तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस c हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमने देखो एक्चुअल में 6 फार्मूलाज बना दिए हैं। 6 को, इन तीनों को आप एक भी बोल सकते हो, कॉमन भी बोल सकते हो, या इनको आप 3 बना के भी लिख सकते हो। लॉजिक एक ही है कि अगर आपको ये x की पावर n के अपने फार्मूला में, क्लियर? तो ये कॉपी कर लो, और इस पर एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपको दिया हुआ है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1/2 dx। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 dx। ये हमें सॉल्व करना है। तो ये आप कॉपी करो बेटा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 फंक्शन को ऐड कर रखा है, तीनों को सेपरेट करके लिख लो। x की पावर 1/2, इसको ऊपर लाओगे तो -1/2, और ये क्या हो गया? 1/2 dx। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। x की पावर n प्लस 1
अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस x, इसको सॉल्व करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इसको सॉल्व करो 1/2 तो बाहर आ गया, dx का क्या हो जाएगा x, सीधा सीधा x की पावर n के फॉर्मूला लग रहे हैं और प्लस में क्या लगा दोगे कांस्टेंट। क्लियर, इसको सॉल्व करो बेटा, ये x की पावर 3/2 और ये 3/2 हो गया तो ये ऊपर गया तो ये क्या बनेगा 2/3 x की पावर 3/2। इसको सॉल्व करो तो ये x की पावर 1/2 और ये 1/2 ऊपर गया तो ये क्या हो गया 2x की पावर 1/2। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आया x/2 प्लस। क्लियर कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, तीनों को आपने क्या किया सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद तीनों का हमने सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दिया और ये अपने फाइनली क्या आ गए आंसर्स आ गए। ठीक है, कॉपी कर लो। लॉजिक आ रहा है समझ में। एक सिंगल फॉर्मूला x की पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। चलो ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारा यहाँ पर x की पावर n के फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर आते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस x। देखो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, जबकि साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x। कैसे याद रख सकते हो, मैंने अभी एक टर्म बोली थी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डेट मीन्स जो भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स होता है अपना इंटीग्रेशन। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करो, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आंसर साइन x आ गया। वापस पहुंच गए, अब इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर बन गया साइन x। बात आ रही है समझ में किस तरीके से रिवर्स होगा। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो देखो बेटा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। हो गया रिवर्स। क्लियर, अगला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और इसका होता है बेटा हमारा log x। 1/x का क्या होगा log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या था अपना 1/x। क्लियर, तो इसी अपना हो गया 1/x का log x। देखो बेटा यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर इसको भी तो हम x की पावर n में लिख सकते हैं, तो इसका भी तो x की पावर n से करना चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको x की पावर -1 dx लिख सकता हूँ, और अगर मैं इससे करता हूँ तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये क्या बना x की पावर 0/0, और 0 से अगर डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, और अनडिफाइंड तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग हो गया, इसलिए हमने क्या लगाया बेटा यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा log x, 1/x का क्या होगा log x। क्लियर, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो e की पावर x का तो भाई e की पावर x ही होगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला e की पावर -x dx,
तो इसका हो जाता है बेटा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी। ई की पावर माइनस एक्स का अगर पूछा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये होगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स का। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। किसका करना है? सेक स्क्वायर एक्स का। तो देखो बेटा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन थीटा। रिवर्स हो गया ना, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये भी आप कॉपी कर लो, डायरेक्ट फार्मूलाज है जो हमारे काम में आता है, तो ये सारे फार्मूलाज भी आप कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? चलो बेटा इन पर पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनको मिला के कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे समझने की बात तो देखो बेटा इतनी सी है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन के हमारे फार्मूलाज थे सेम वैसे ही फार्मूलाज हैं, और सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। एक एक स्टेप को अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट इसको करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट 6x प्लस 1/3x प्लस साइन एक्स dx। आपको इंटीग्रेट करना था 6x प्लस 1/3x प्लस साइन एक्स dx। क्लियर? इस टर्मोलॉजी को आपको, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो मैंने बोला कि पहले आप सभी को सेपरेट लिख लो। 6x dx प्लस 1/3x dx प्लस ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर? तो अब बात क्या है, मुझे तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। बस क्या करना है, तीनों को हमें सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, ओनली इतना सा लॉजिक है। ठीक है, तो देखो बच्चे लोगों यहाँ पर 6 तो क्या है? कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन x dx। 1/3 तो कांस्टेंट है, ये ऊपर गया तो x की पावर -1 dx, और ये क्या आ गया? साइन x dx। क्लियर? यहाँ से देखो बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूँ x dx तो क्या आ गया? x² 2। लिखोगे ना x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1, तो x की पावर n+1/n+1 प्लस 1/3 तो बाहर आ गया, 1/x क्या होगा? इंटीग्रेशन log x प्लस साइन x का क्या होगा? माइनस के cos x। माइनस के cos x, ये इंटीग्रेशन है। क्लियर? तो यहाँ से आप लिखोगे तो ये 2 से कितनी टाइम्स गया? 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? 3x²। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा? log x/3 माइनस के cos x, और प्लस में क्या लग गया? c। तो क्या रिजल्ट होगा इसका? क्लियर? कि सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने तीनों को सेपरेटली लिख लिया और सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या आपको बस क्या करना है, सभी को सेपरेटली लिख लेना है, सेपरेटली लिखने के बाद हमारा आंसर्स आ जाएंगे। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये कॉपी कर लो, और क्वेश्चंस करते हैं इन पर। नेक्स्ट अपना है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जिनको आ गया समझ में वो सॉल्व करना चालू कर दो, और जिनको नहीं आया वो समझ लो। तो देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन को ऐड किया हुआ है, तो हमने दोनों को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। साइन एक्स को अलग लिख लिया और कॉस एक्स को अलग लिख लिया। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ साइन एक्स का, तो क्या होगा बेटा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस के साइन एक्स, प्लस का क्या आ जाएगा? सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या आ गया?
cos x माइनस साइन एक्स प्लस के सी। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स प्लस के सी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा है, आपको डायरेक्ट फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। ठीक है, इन दोनों इंटीग्रेशन को आप जब तक सॉल्व करो, ये वाला आप कॉपी कर लो। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करो, इनके आंसर्स क्या होंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, क्या होंगे इनके आंसर, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले सबको क्या कर लो, सेपरेट कर लो। पहले वाले को सेपरेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -3 dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। तीनों को क्या लिख लिया, सेपरेट लिख लिया। बात आ रही है समझ में? इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 ऊपर गया तो क्या रह गया, 2/5। ये क्या है बेटा, x की पावर n। x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये लॉजिक लगाओ यहाँ पर, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इधर लगाओ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा अपना 10x प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ गया 2/5। इसको लिखोगे 5/2 + 1 आया 7/2 अपॉन 7/2 प्लस x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 10x प्लस c। और इसको भी अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो ये 7/2 ऊपर गया तो 4/35 x की पावर 7/2 माइनस ऑफ x की पावर -2 अपॉन 2 प्लस ऑफ 10x प्लस c। ठीक है, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो हमने क्या किया बेटा, तीनों को सेपरेट लिख लिया और सेपरेट लिखकर हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो ये आप कॉपी कर लो। आ रही ना बात समझ में, कि बेसिक इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, डायरेक्टली अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है क्या? देखो बेटा, अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला तो बहुत सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1 cos x, और cos x का अपना इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, प्लस के साइन x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस के साइन x। तो ये तो अपना डायरेक्ट था। ठीक है, इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको फंक्शंस को ऐड किया हुआ है या सब्सट्रैक्ट किया हुआ है तो उनको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। लिख लो। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो देखो बेटा, ये वाली बात तो जो है ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि हमें इंटीग्रेट बेसिक वाला करना कैसे है, ठीक है। लेकिन मैंने तो बताया था एरिया कैलकुलेट करने के काम आता है, तो अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एरिया कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो कि इसे करते कैसे हैं, जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं। अगला फॉर्मूला क्या होगा, तो अगला फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये होता है हमारा बेटा माइनस के कॉट एक्स, ठीक है। क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। अगला देखो, बाकी तो ये वाले तो आपके काफी रेयरली यूज में आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और इसका होता है बेटा अपना आंसर सेक एक्स, इसका अपना आंसर क्या होगा, सेक एक्स होगा, ठीक है। ये ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन आपके मेडिकल के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। अगर आप याद रख पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो भी ऐसा नहीं है, काफ़ी रेयरली पॉसिबल है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आप ये रीड कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स दैट इज इक्वल टू होगा बेटा अपना सेक एक्स, क्लियर। अगला देखो, बात आ रही है ना आपको समझ में, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना सेक एक्स। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं बेटा, अगला फार्मूला क्या होगा, तो इसको समझ लेना। अगर आपको गिवन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे, ए एक्स डी एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। और सेपरेट करके आप इनको सॉल्व कर लोगे, क्लियर। बट आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो बेटा, अगर ओनली x की पावर n होता तो आप उसको इंटीग्रेट कर लेते, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन। भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन। बट यहाँ x की जगह क्या दे दिया है बेटा, ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए, मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ए एक्स प्लस बी की पावर n है तो यहाँ पर ये क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए, और प्लस का क्या आ जाएगा c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो मैं इनके बारे में लॉजिक में भी समझाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा है कि डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना है तो वो डायरेक्ट फार्मूला भी समझ सकते हो, कुछ को ऐसा है कि नहीं सर हमें तो है ना पूरा लॉजिक समझना है, तो हम पूरा लॉजिक की भी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 4 है, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर ये x की जगह होगा अपना जो भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन। तो अगर आपको 2x प्लस 3 की पावर 4 गिवन है तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन, पूरे को एक वो x की तरह लिख दिया, और जो x का फंक्शन है वो डिवीजन में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीपल में ही रहता था, लेकिन इंटीग्रेशन में ये डिवीजन में आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा c। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि ए एक्स प्लस बी की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए, ठीक है। इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे इसके लॉजिक के बारे में भी, ये आया कैसे। अभी आप फॉर्मूलाज समझ लो कि क्या क्या फॉर्मूलाज हम और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगले फॉर्मूला की बात करता हूँ, ये आपका काफ़ी काम आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। तो देखो बेटा, अगर ओनली साइन एक्स होता तो उसका क्या हो जाता माइनस कॉस एक्स,
लेकिन यहाँ ए एक्स भी है तो ये लिख दिया माइनस कॉस ए एक्स। भाई यहाँ ए एक्स था तो इधर ए एक्स आ गया। अब ये a मल्टीपल में है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। साइन ए एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज में लिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है साइन 2x dx, तो देखो बेटा अगर साइन x होता तो आप डायरेक्ट लिखते इसे माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ क्या बोला है साइन 2x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो बेटा यहाँ पर इसको साइन थीटा का होगा अपना माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस के कॉस 2x। साइन 2x का तो क्या आ जाएगा अपना माइनस के कॉस 2x, और 2x का मल्टीपल क्या है 2, ये किस में आ जाएगा डिवीजन में। ये अपना किस में आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो साइन 2x का क्या हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है बेटा नेक्स्ट साइन ओमेगा टी डी टी। ये जो साइन है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ये आपका आगे यूज में आएगा 15 चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में 11th के, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी डी टी इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा प्लस सी। साइन ओमेगा टी का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी। क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो ये इसका क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन हो गया। जैसे आपको बोला है नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देखो बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये अपना क्या बन जाएगा साइन ए एक्स। कॉस ए एक्स का तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा साइन ए एक्स, और ए एक्स का मल्टीपल क्या है ए, और जो इंटीग्रेशन में किधर आएगा डिवीजन में। तो ओवरऑल क्या बन गया फॉर्मूला साइन ए एक्स अपॉन ए, प्लस में क्या आ जाएगा सी। बात आ रही है समझ में कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स क्या होगा साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आ जाता है। ये 3 फॉर्मूला जो मैंने एक्सटेंड करके लिखे हैं जो हमारे काम में आ रहे होते हैं। ठीक है, इनका हम लॉजिक भी डिस्कस करेंगे ताकि आप और अदर फार्मूलाज को अगर एक्सटेंड करके लिखते तो आप लॉजिक वाइज आप सभी को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, बाकी आप ये 3 डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि ये तो हमारे जनरल फार्मूलाज हो गए, और ये वाले हमारे 3 स्पेशल फार्मूलाज हो गए जो हमारे जनरली यूज में आते हैं, एक्सटेंड फॉर्म वाले जो फार्मूलाज हैं। और इनके अलावा अगर कोई एक्सटेंड फॉर्म में दिया है तो उसको हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इस पर भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। क्लियर, तो देखो बेटा कॉस थीटा का तो क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो इसको क्या लिखोगे साइन 4x, मल्टीपल कितना है 4, ये किस में आ गया डिवीजन में। तो आंसर क्या बन गया बेटा साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। आंसर क्या बन जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, कॉस ए एक्स का साइन ए एक्स अपॉन ए। क्लियर, तो ये भी आप कॉपी कर लो। आ रही ना बात समझ में आप सभी को, तो ये आप कॉपी कर लो। क्लियर, देन मूव करते हैं बेटा इनके लॉजिक पर। पहले एक बार आप ये कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चों कर लिया कॉपी। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इनका लॉजिक समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है ना, ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया कि साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए होगा, और कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन ए होगा। तो इनके लॉजिक के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। देखो बेटा इस चीज़ को हम और कैसे समझ सकते हैं।
जैसे मैंने आपको लिखाया इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स डेट इज इक्वल टू होगा अपना ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ए। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखाया था आपको। तो अभी बात कर लेते हैं ये रिजल्ट मैंने लिखा कैसे था और इसका लॉजिक क्या है। तो देखो बेटा, जैसे आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, ये तो हमारा क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बात आ रही है समझ में। बट मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला आपको नहीं बताया। तो अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया था, जैसा हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, कि अगर आपको एक्सटेंडेड फंक्शन गिवन है तो उनको हम कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। इन सेम वे यहाँ पर भी हमें ये एक्सटेंडेड फॉर्म गिवन है तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये टी है, तो अब यहाँ मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट ए एक्स प्लस बी डेट इज इक्वल टू अ टी। तो अब बना क्या बेटा, इसको टी लिखा तो टी की पावर एन डी एक्स। अब मुझे इंटीग्रेट क्या करना है टी की पावर एन डी एक्स। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है कि टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में पॉसिबल था। अगर यहाँ भी टी होता तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाता टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट यहाँ पर बेटा टी ना होकर यहाँ पर x है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो ये कंसीडर करने के बाद भी अभी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई है। क्लियर। तो अब क्या किया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू है टी। अगर बेटा मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो a तो मल्टीपल है, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, b का हो गया जीरो और t का हो गया डी टी। मैंने क्या किया है इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, a कांस्टेंट है, x का हो गया dx, b का हो गया जीरो, t का हो गया dt। तो यहाँ से dx डेट इज इक्वल टू आएगा dt अपॉन ए। dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ तो इंटीग्रेशन t की पावर n मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन ए। क्लियर। वन अपॉन ए तो अपना बाहर आ गया, ये होगा t की पावर n dt। और अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर। और बेटा t किसके इक्वल था हमारा ए एक्स प्लस बी के, तो अगर मैं ये वैल्यू डालूंगा ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सेम रिजल्ट आ गया अपना। ठीक है, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर मैं लॉजिक अप्रोच की बात करूं तो मैंने इसको t कंसीडर कर लिया। t कंसीडर करने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन स्टिल पॉसिबल नहीं था तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके dx को dt में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने इसको वापस से री इंटीग्रेट किया है। क्लियर है ये चीज़ कि वापस से हमने बेटा इसको क्या किया री इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये आप लिख लो, ये आप कॉपी कर सकते हो या अगले एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं बेटा कि और कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे ये रिजल्ट आ रहा है। जैसे ये वाला भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स, ये होगा आपका माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स ये क्या होगा आपका माइनस के कॉस ए एक्स अपॉन ए। क्लियर। देखो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये तो होता है हमारा माइनस के कॉस एक्स, बट यहाँ पर x की जगह ए एक्स आ गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वही सेम रिजल्ट ए एक्स को मैं कंसीडर कर लेता हूँ t, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t डी एक्स। ए एक्स को क्या कंसीडर कर लेता हूँ t, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपना साइन t डी एक्स। क्लियर। मैंने क्या कंसीडर किया है लेट ए एक्स इक्वल टू टी। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ a तो कांस्टेंट है, x का क्या होगा dx, t का क्या होगा dt। तो यहाँ से dx डेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपना dt अपॉन ए।
डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी अपॉन ए, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी एक्स को डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। क्लियर, 1 अपॉन ए तो कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा साइन टी डी टी, और साइन टी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस के कॉस टी, और टी की वैल्यू क्या है हमारी बेटा, ए एक्स, इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। वेरी सिंपल, साइन ए एक्स डी एक्स का क्या आ गया, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। क्लियर, कि ये तो हो गया हमारा लॉजिकल अप्रोच, इस तरीके से कंसीडर करके भी कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखने हैं तो 3 फार्मूला मैंने लिखा है उनको याद रख लो, इससे ये है कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आ रही ना बात समझ में, ये आप कॉपी कर लो बेटा। देखो बेटा, एक और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी डी टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको इंटीग्रेट करना है बेटा साइन स्क्वायर टी डी टी को। देखो बेटा, ये समझ लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा जनरली यूज में भी आएगा। अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करता हूँ, मुझे इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर टी को। अब अगर ये ओनली साइन टी होता तो आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख देते माइनस के कॉस टी। अगर ये ओनली साइन टी होता तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख देते माइनस के कॉस टी। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि ये तो साइन टी ना होकर साइन स्क्वायर टी है, और इसका तो हमने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा है। क्लियर है ये चीज़, तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम ना एक आइडेंटिटी हम यूज में लेते हैं, आपने पढ़ रखा है कॉस 2 थीटा डेट इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ लेना, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ओवरऑल कॉस 2 थीटा डेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा बेटा साइन ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ये क्या आएगा हमारा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये आ गया, समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन को 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, टी, तो कॉस 2t dt। ये पूरे साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो गया अपना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 में। अब इसको बस मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने 1/2 को अलग लिख लिया और कॉस 2t को अलग लिख लिया। सही है। अब मैंने बेटा देखो, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है 1/2 तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा अपना, t माइनस 1/2 इधर बाहर आ गया। अब मुझे इंटीग्रेट करना है cos 2t को। आपने पढ़ रखा है cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, बट यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन पहले तो sin थीटा लिख दिया, और जो मल्टीपल है वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में, और प्लस का क्या लग गया, कॉन्स्टेंट। तो सॉल्व करने पे क्या बना बेटा, t/2 माइनस साइन 2t अपॉन 4 प्लस, ठीक है, कि साइन स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, t/2
माइनस साइन 2t अपॉन 4 प्लस सी। बता रहा है समझ में कि साइन स्क्वायर थीटा का करना था तो इसको हमने कॉस थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट किया और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, देखो बेटा जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी इजी टूल है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। हम डिफरेंशिएशन पजल टू पजल प्रॉब्लम का भी कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन हम बेसिक लेवल का ही इंटीग्रेशन करते हैं और कुछ टर्म्स हम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं बात करूं तो हम साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इनकी बात करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हम कोई भी रैंडम फंक्शन बना के उसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन की अपनी एक बाउंडेशन भी होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्लियर। बट इंटीग्रेशन को हम एक लिमिटेड वर्जन तक ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और एक लिमिटेड वर्जन तक का ही हमारा काम आता है। ऐसा नहीं है कि हमें आगे वाला पढ़ना नहीं है या उसकी वो टफ है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे काम ही नहीं आता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक का हमारे काम आता है जहाँ तक का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट, कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आप सॉल्व करते हो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, आपके इन सारे बेसिस पर प्रॉपरली आप अटेम्प्ट करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर और ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो देखो बेटा कॉस थीटा होता तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता, कॉस थीटा का क्या होता अपना साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, बट यहाँ पर ये कॉस थीटा ना देके क्या गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसे कैसे करें, तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपने पढ़ रखा है कॉस 2 थीटा, ये क्या होगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर मैं इसे लिखता हूँ कॉस 2 थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया तो -1 और इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। डेट मीन्स कॉस 2 थीटा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से मैं अगर लिखूं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 को इधर लाया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। वही सेम साइन वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं बच्चा लोग। क्या कर रहे हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा था तो उसको कॉस 2 थीटा में लिख दिया, सेम कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी किस में लिख दिया हमने कॉस 2 थीटा की फॉर्म में। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। डेट मीन्स ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। डेट इज इक्वल टू डी थीटा को क्या लिख देंगे थीटा, तो ये हो गया θ/2, ये आ गया 1/2, कॉस थीटा का क्या होगा साइन थीटा 2 थीटा का क्या हो गया 2, जो किस में आ जाएगा डिवीजन में, और प्लस का क्या हो गया कांस्टेंट। आंसर क्या बना θ/2 प्लस साइन 2 θ/4 प्लस, ठीक है, आंसर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का θ/2 प्लस साइन 2 θ/4 प्लस सी। आ रही बात समझ में, ये आप लिख लो। तो सिंपल है कि बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हो तो इनको हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, और वो लॉजिकल अप्रोच मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक इंटीग्रेशन का लेवल 1, ठीक है, या मैं बोलूँ पार्ट 1। क्लियर। और अब अगले पार्ट की बात करेंगे हम पार्ट 2 की, कि पार्ट 2 में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो। चलो बेटा
नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो एक्चुअल में आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटा इनडेफिनाइट और दूसरा होता है बेटा डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है लिमिटलेस। डेट मीन्स अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें हम कोई रेंज नहीं लगा रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए हम प्लस सी कांस्टेंट लगा रहे थे। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। और जो विद लिमिट होता है, जहाँ पर हमने रेंज डिफाइन कर दी, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? दो टाइप का होता है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जो विद लिमिट होगा वो डेफिनेट, जो लिमिटलेस होगा वो इनडेफिनेट। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका जो एरिया है अगर मैं कोई लिमिट ना लगाऊं तो इनडेफिनेट एरिया हो गया। और अगर मैं लिमिट लगा दूं कि मुझे यहाँ x1 से लेके और x2 तक का ही एरिया निकालना है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। अगर मैं बाउंड नहीं करता तो इनडेफिनेट, बाउंड कर दिया, रेंज फिक्स कर दी, तो वो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेम है, बस यहाँ पे लिमिट आ जाती है। क्लियर? तो अभी तक बेटा हम बात कर रहे थे इनडेफिनेट की, अब बात करते हैं हम इसके पार्ट 2 की, और पार्ट 2 है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। पार्ट 2 इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, वही सेम सिंबल, वही सेम फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। बस यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिमिट लगा देते हैं कि लेट से मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ a to b। तो ये बता रहा है कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करने वाले हैं हम इसे, a to b इंटीग्रेट करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा ये, a to b। यहाँ पे a को बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट और b को बोलते हैं बेटा हम अपर लिमिट। a को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और b को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। क्लियर? ये बता रहे हैं हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करने वाले हैं, a to b। क्लियर? तो ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। लेट से इसको सॉल्व करने पे gx फंक्शन आ जाता है, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ गया, नया फंक्शन आ गया gx। तो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, a to b। अब क्या करना है बेटा, एक बार अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी, b, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करोगे, अब x की वैल्यू क्या पुट कर दी, a। तो ये क्या बन गया इसका आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है कि सिंपल है, अगर मैं रेंज बांध देता हूँ तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। पहले आपको नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो बेटा, जैसे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और लिमिट है 0 to पाई। तो देखो बेटा, अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो ये होगा हमारा माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा अपना, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट आ जाएगी अपनी 0 to पाई। लिमिट क्या आ जाएगी बेटा अपनी, 0 to पाई। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर माइनस साइन तो बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, पाई, माइनस लोअर लिमिट, अगली बार x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 0। देखो बेटा, माइनस कॉस पाई तो क्या हो गया, -1, कॉस 0 क्या हो गया, 1, -1 -1 -2, माइनस माइनस +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2।
तो सिंपल है कि साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, कि साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट है 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा अपना +2। समझ में आ रहा है कि अगर लिमिट लगा देंगे तो डेफिनेट हो जाएगा। हमारे लिमिट वाले भी काम में आते हैं, बस आपको लिमिट को सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल सा फंडा है जो तुम्हें याद रखना है, ये कॉपी कर लो बेटा। आपको गिवन है बेटा t² + 2t + 4 0 to t dt। आपको सॉल्व करना है t² + 2t + 4 0 to 2 dt। ठीक है, देखो बेटा कैसे करोगे। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले तो इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर लो। चलो भाई नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। सारे x की पावर n है तो सभी में x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अप्लाई करते हैं बेटा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 +2 तो बाहर आ गया, t की पावर n+1 अपॉन n+1 +4 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, dt से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट क्या है अपनी 0 to 2। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये बना t³ अपॉन 3 +2 से 2 गया तो t² + 4t और लिमिट आ गई अपनी 0 to 2। इसको सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट डालो, t को 2 डाला तो 8/3, 2 डाला तो 4, 2 डाला तो 8 माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया 0। ठीक है, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 12, 36, 44/3। आंसर क्या बन जाएगा अपना 44/3। बात आ रही है समझ में कि नॉर्मली इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस अपना इससे काम हो जाएगा। कैसे पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप लिख लो। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको बेटा ये कोई भी एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 0 पे और एंड हो रहा है 4 पे। ठीक है, आपको बोला है बेटा इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन है बेटा x² दैट इज इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस वाई। क्या है, x² इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, तो आपको करना है बेटा, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। y इक्वल टू, आप इसे ऐसे समझ लो, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, 1 माइनस x²। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ गिवन ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। क्वेश्चन वापस से समझ लो। आपको बेटा ये कोई भी एक पैराबोला टाइप ज्योमेट्री गिवन है जिसका फंक्शन इक्वेशन है y इक्वल टू 4a 1 माइनस x², देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। क्लियर,
देखो बेटा, एरिया की बात आती है तो एरिया कौन कैलकुलेट करेगा, इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और लिमिट दी है तो लिमिट वाला इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात, लिमिट कहाँ से कहाँ की दी है, 0 to 4, तो लिमिट क्या लग जाएगी, लोअर लिमिट तो हो गई 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी अपनी 4। तो ये अपनी लिमिट की बात भी समझ में आती है। तो देखो बेटा, अगर मैं इसे लिखता हूँ एरिया नेट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4a 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कि एरिया डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 4a 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ तो 4a डी एक्स माइनस 4a एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4a को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सब्सट्रैक्शन से अलग अलग कर लिया। क्लियर। और लिमिट क्या है अपनी, 0 to 4 एंड 0 to 4। सो देखो बेटा, एरिया तो 4a तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन होगा x, 4a तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का होगा x क्यूब अपॉन 3। तो एरिया ये हो गया 4a, x का हो जाएगा 4 माइनस 0। ठीक है, ये आ माइनस 4a बाई 3, एक्स क्यूब का हो गया 4 का होल क्यूब 64। क्लियर। तो यहाँ से आएगा बेटा एरिया डेट इज इक्वल टू 16a माइनस 64 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा अपना 256 अपॉन 3 इंटू ए। ये अपना क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आया समझ में। सिंपल सा है बेटा कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैंने क्या करना होगा, इंटीग्रेट, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करोगे। लिमिट पुट करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस हमें क्या याद रखना है, लिमिट कैसे पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है ये चीज़। तो ये अपना इंटीग्रेशन का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कॉपी कर लो। बाकी इसके अलावा आपकी इंटीग्रेशन की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बेटा डायरेक्टली वीडियो लिंक में, अदरवाइज आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। क्लियर। सो थैंक यू सो मच।